हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी है हमारी, एक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, विच इज़ कॉल्ड सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि सोलर से कुछ लेना देना नहीं है इनका। इट इज़ नॉट इनटू सोलर एनर्जी, इट इज़ नॉट इनटू ग्रीन एनर्जी, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, इट इज़ मेजरली ए केमिकल कंपनी। ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाते हैं ये। ठीक है, और काफ़ी एक्सप्लोजिव्स कहाँ कहाँ काम आते हैं। एक्सप्लोजिव अपने को क्या कहते हैं, माइनिंग वगैरह में काम आते हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली डिफेंस में काम आते हैं। तो तीनों जगह पे दे हैव ए प्रेजेंस एंड दे सेल दो, दे मेक दोज एक्सप्लोजिव एंड दे सेल टू वेरियस दिस काइंड ऑफ कंपनीज। काफ़ी पुरानी कंपनी है, राइट। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1995 में दे स्टार्टेड एंड दे स्टार्टेड विद वन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था इनका। अब इनके 39 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं एंड दे हैव अ प्रेजेंस इन 75 प्लस कंट्रीज। तो वहाँ पर इनके एक्सप्लोजिव्स जो है दे सेल दोज एक्सप्लोजिव्स देयर। तो कंपनी जो है वो मेजरली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक है एक्सप्लोजिव्स, एक है इनिशिएटिंग सिस्टम्स और एक है डिफेंस। ठीक है, और एक इनका है, मतलब एक्सपोर्ट्स को थोड़ा अलग मार्क करते हैं। हाँ, एक्सप्लोजिव में भी इनके 2 सेगमेंट्स हैं। एक है बल्क एक्सप्लोजिव्स और दूसरा है पैकेज्ड एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, तो उसके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो डेफिनेटली यू शुड मतलब वॉच टिल द एंड। और एनीवेज हमारा मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, तो इसलिए एनीवेज भी काफ़ी ट्रैक इट वेरी क्लोजली। तो आई थॉट कि इट्स इंपॉर्टेंट, और काफ़ी अच्छा रन दिया है कंपनी ने, राइट, रिसेंटली। और लास्ट एटलीस्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक भागा है। तो वो सब रीजंस भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, राइट, कि इनके जो क्लाइंट्स हैं, राइट, तो इनके दे हैव ऑब्वियसली, लाइक आई सेड, कि माइनिंग कंपनी, द कोल इंडिया वगैरह टाइप की कंपनीज, तो इनके सब क्लाइंट्स हैं, राइट। लॉट ऑफ सीमेंट कंपनीज आर देयर क्लाइंट्स, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर देयर क्लाइंट्स एंड ऑफ कोर्स डिफेंस कंपनीज आर देयर क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये सारे कंपनीज इनके मेजरली क्लाइंट्स हैं। तो अगर हम बल्क एक्सप्लोजिव की बात करें तो ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। अगर हम एक्सपोर्ट्स को एक सेगमेंट ना माने, एक्सपोर्ट्स तो सब जगह पे ही होता है, बट एक्सपोर्ट्स को अगर हम एक सेगमेंट में ना माने तो एज सच जो इनके 3 सेगमेंट है, एक्सप्लोजिव्स, इनिशिएटिंग सिस्टम्स एज वेल एज डिफेंस, उसमें इट इज़ द बिगेस्ट, एक्सप्लोजिव्स इज द बिगेस्ट सेगमेंट। तो एक्सप्लोजिव, अभी ये बल्क एक्सप्लोजिव्स है, तो बेसिकली एक्सप्लोजिव्स बल्क क्वांटिटी में एक सिंपल है कि एक लार्ज इंटेंसिटी ब्लास्ट करने के लिए मेजरली इन माइनिंग ऑपरेशंस में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, और मतलब अगर हम एक थोड़ा नंबर देखें तो 1 टन ऑफ कोल जो है उसके लिए 1.6 kg का एक्सप्लोजिव लगता है टू एक्सट्रैक्ट 1 टन ऑफ कोल। 1000 किलो का कोल निकालने के लिए 1.5 किलो का एक्सप्लोजिव जो है हमें लगता है। अमोनियम नाइट्रेट इसका की रॉ मटेरियल है, उसी से ऑलमोस्ट 65 to 70% जो उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो अमोनियम नाइट्रेट जो आती है। और अमोनियम नाइट्रेट ये मेजरली इंडियन कंपनीज लाइक दीपक फर्टिलाइजर्स है, GNFCs है, इनसे ही मेजरली ये करते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, और बिगेस्ट यूज़र ऑफ कोर्स अब इनकी कोल में ही है। तो कोल इंडिया जो है इनका काफ़ी बड़ा सेगमेंट रहा है, मतलब बहुत बड़ा कस्टमर इनका रहा है, दो इट इज़ डिपेंडेंस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और बिकॉज सबसे बड़ा कस्टमर है एंड दे हैव अ बिग मार्केट शेयर ऑल्सो ओवरऑल इन द बल्क एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, एंड इट इज़ ग्रोइंग ऑल्सो वेल। जैसे स्पेशली आफ्टर लास्ट फ्यू ईयर्स में गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है कि कोल इंडिया इज़ अ, मतलब कोल रिच कंट्री ओवरऑल, राइट। तो लॉट ऑफ कोल हैज़ बीन, आपको काफ़ी माइनिंग ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है ओवरऑल, अगर कोल माइनिंग पर्सपेक्टिव से देखे जाए, बिकॉज थर्मल एनर्जी का भी यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, राइट। और कोल जो है वो काफ़ी जगह पे और भी यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी, तो वहाँ पे उसका यूज़ जो है वो, और मतलब इंडिया से ही है तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कोल में ये काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ रहता है। तो कोल जो है अब जो ओवरऑल अगर हम कोल इंडिया के बारे में बात करें, राइट, तो पहले क्या होता था, कोल इंडिया के टेंडर्स निकलते थे, इनकी काफ़ी सारी सब्सिडरीज़ हैं कोल इंडिया की, राइट। तो वो सब अलग अलग टेंडर्स निकालते थे। तो पहले प्राइसिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था। सिंपल टेंडर का एक ही थॉट प्रोसेस होता था, टेंडर निकाला, जो सबसे सस्ता एक्सप्लोजिव देगा उसको दे यूज टू सिलेक्ट एंड दे यूज टू वर्क। बट फिर मतलब अर्ली 2000s में कोल इंडिया स्टार्टेड फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज, मतलब क्वालिटी स्क्रूटिनी, टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह में उनको बहुत टाइम लगने लगा। तो उन्होंने फिर अपना चीज़ें थोड़ी चेंज की। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो चलेगा नहीं, तो हमें क्वालिटी फैक्टर्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी विल पे फोकस करना पड़ेगा। तो वो सारा उन्होंने थोड़ा शिफ्ट किया अपना ओवरऑल टेंडर प्रोसेस में, एंड एक एक्सपीरियंस एंड टाइप ऑफ क्वालिटी विच द प्रोडक्ट जो कंपनी देती है उस पर फोकस करना शुरू किया। एंड देन दे स्टार्टेड बेसिकली
जो सोलर इंडस्ट्रीज है दे स्टार्टेड डूइंग वेल, ठीक है, तो इनका ये यहाँ पर सेगमेंटेशन बढ़ गया। तो अगर आप ये चार्ट्स देखेंगे दो, ठीक है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे रेवेन्यू जो है कोल इंडिया का रहा है, राइट। तो एक FY17 में 23% रेवेन्यू इनका टोटल रेवेन्यू में, बल्क एक्सप्लोजिव का रेवेन्यू नहीं बोल रहा हूँ मैं, टोटल रेवेन्यू में 23% रेवेन्यू जो है FY17 में कोल इंडिया से आता था। बट अभी जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन किया और भी जगह पे गए, डिफेंस भी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, राइट। बाकी इनका बाकी जो एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स है, इनिशिएटिंग सिस्टम्स वगैरह में, उसमें भी फोकस करके अभी करते 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 23% से, मतलब लेटेस्ट जो 9 मंथ्स का अगर डेटा है तो 15.4% का रेवेन्यू अभी भी कोल इंडिया से आता है। तो एक वो रिस्क है, और PSU है वो, ठीक है, तो वहाँ से आता है। और तो FY14 में बोलते हैं 31% का इनका शेयर था, तो 23 हुआ FY17 में, अब 15% है। तो ऑफकोर्स दे हैव रिड्यूस्ड इट, उनका जो एक्सपेक्टेड, मतलब उनका मार्केट शेयर जो है इनका जो है ऑलमोस्ट 27 to 28% है, राइट, इन दिस सेगमेंट। तो स्पेशली फ्रॉम कोल इंडिया परस्पेक्टिव अगर हम बात करें तो 27-28% कोल इंडिया का जो एक्सप्लोजिव्स है वो इनसे आता है, सोलर इंडिया से आता है। ऑब्वियसली कोल इंडिया काफ़ी सारी जगहों से लेती है, राइट, और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में भी दे आर डूइंग वेल। तो इस तरह से बल्क एक्सप्लोजिव अगर आप देखोगे तो 15.4% का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बल्क एक्सप्लोजिव का वो आता है कोल इंडिया से, और 16.6% जो अगर 9 मंथ का डेटा यू कैन सी, राइट, पहले 18.5 था, 16.6% वो आता है नॉन CIL शेयर, राइट। तो बल्क एक्सप्लोजिव जो नॉन CIL, मतलब कोल इंडिया नहीं है, बाकी और भी कंपनीज हैं जो इनके बल्क एक्सप्लोजिव खरीदती हैं इन इंडिया, दिस आर डोमेस्टिक बिजनेस, राइट। तो वो भी इनका 31 पर, तो मतलब ऑलमोस्ट 32% इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वो आ रहा है किससे, बल्क एक्सप्लोजिव से। तो काफ़ी बड़ा सेगमेंट इनका है ये। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो कंसिस्टेंटली वॉल्यूम आर इंक्रीजिंग, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली कोल इंडिया ने भी बढ़ाया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे जैसे स्पेंड बढ़ रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ों की वजह से इनका वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है। एबिटा पर टन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फॉर देम, राइट। अभी भी इनको एक ऑर्डर मिला है अक्टूबर 2023 में 1853 करोड़ रुपीज़ का कोल इंडिया से ही, ठीक है, तो विच इज़ हैव बीन देयर बिगेस्ट ऑर्डर, राइट। और मैनेजमेंट की कंसिस्टेंटली गाइडलाइन ये है कि वॉल्यूम जो है 20% से हमारा ग्रो होगा FY24 में भी। तो इस तरह से गाइडलाइन है। तो यहाँ पर ये सेगमेंट भी एक ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड भी चली, राइट। माइनिंग में बढ़ रहा है पैसा, माइनिंग में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बढ़ रहा है तो उनका यहाँ से भी वॉल्यूम आ रहा है, जबकि ये एक तरह से कैश काउ बिजनेस है उनका, मोर और लेस अगर हम देखें, राइट। बट दिस इज ऑल्सो डूइंग वेल, तो ये चीज़ हमें समझनी है। एबिटा पर टन इनका कैसे कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो मैनेजमेंट बहुत फोकस नहीं करता, जबकि नंबर देता है, बट दे सही कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बिकॉज हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट बहुत बढ़ गई है। तो एबिटा पर टन is not an important factor for us, but still they are saying कि this is how the volume has been increasing, right, for us in bulk explosive। और EBITDA per ton जो है वो इस तरह से हमारा बेसिकली बढ़ रहा है। तो EBITDA per टन आप देखोगे तो एक 17,000-16,000 जो था Q3 FY22 में, अब जो है वो एक 30-24,000 रुपीज़ के आसपास का है। तो ऑब्वियसली इनका EBITDA per टन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब इनका सेकंड में एक्सप्लोजिव में एक सेकंड सेगमेंट है जो स्मॉलर सेगमेंट है, एंड दैट इज पैकेज्ड एक्सप्लोजिव। तो इसमें क्या है कि इस पे मतलब बल्क एक्सप्लोजिव नहीं है, मतलब एक साथ बहुत सारा एक्सप्लोजिव नहीं देना, इसमें ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स, राइट। तो भाई ये पैकेज्ड एक्सप्लोजिव है कि इतना बम फोड़ना है, मतलब इतना आपको चीज़ तो फोड़नी है, तो ये इतना ये चीज़ है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, मतलब इनके पास एक शेल्फ ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स है वो एक तरह से। इनके ब्रांड्स भी हैं, सोलर प्राइम, सुपर पावर 90 करके इन्होंने ब्रांड्स भी क्रिएट करे हैं। तो वो मेजरली क्या होता है कि रेलवे में, रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, राइट, टनल्स बनाने में, तो वहाँ पर जो बेसिकली ब्लास्टिंग होती है उसमें ये प्रोडक्ट्स ऑफ द शेल्फ जो है कंपनीज बाय कर लेती हैं, राइट। तो इनके एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो मतलब ऑफ कोर्स रीजनल लीडर्स वगैरह है, मतलब बहुत ही वेल रेगुलेटेड स्पेस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी खरीद सकता है, राइट। तो बहुत ही स्ट्रांगली रेगुलेटेड स्पेस है, बट एक रीजनल डीलर्स हैं, उसके थ्रू जो है ये EPC कंपनीज जैसे LNT टाइप की कंपनीज हैं, तो वो उनसे प्रोडक्ट्स वो खरीदती हैं। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका जो इस पर जो इनका बेनिफिट ये है कि इस पर इनपुट प्राइसिंग जो है ये चेंज कर सकते हैं, राइट। अब इनका अमोनियम नाइट्राइट के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे साइड मेजर बड़ा डिपेंडेंस है इनके उसकी प्राइसिंग के ऊपर। तो अमोनियम नाइट्राइट के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इनको अपना वो बढ़ाना ही पड़ता है, अपना जो MRP टाइप अगर हम कह सकते हैं, राइट। तो इनका सेल प्राइस बढ़ाना पड़ता है। तो इनके जो मोस्टली जैसे कोल इंडिया के साथ भी जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टिपिकली 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2-2 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी ये प्राइस एस्केलेशन मैकेनिज्म होता है कि भाई अगर अमोनियम नाइट्राइट का प्राइस बढ़ा
तो हम वो पास ऑन कर देंगे, और कम हुआ तो हम मतलब वो भी कर देंगे, कम भी कर देंगे। तो ये काफ़ी क्लियरली ये थॉट प्रोसेस रहता है कि भाई अमोनियम नाइट्राइट का जो प्राइस है वो टिपिकली जो B2B जो बल्क एक्सप्लोसिव में इन्होंने बोला कि 1.5 से 2 महीने में हम वो पास ऑन कर देते हैं, और इसमें तो सिर्फ 10-15 दिन में ही, पैकेज एक्सप्लोसिव में 10-15 दिन में ही हम पास ऑन अपनी कॉस्ट कर देते हैं। ओवरऑल शेयर जो है इसका भी अच्छा खासा है, 20% के आसपास, 19% ओवरऑल रेवेन्यू FY23 में रहा। काफ़ी स्ट्रांगली ये मार्केट ग्रो कर रहा है। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जैसे जैसे स्पेंड कर रही है, और एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, डिस्टेंट प्लेयर, सेकंड नंबर का प्लेयर बहुत छोटा है, राइट, और एक बहुत रेगुलेटेड स्पेस है। तो हम मोड्स की बात करेंगे तो वेरी वेरी रेगुलेटेड स्पेस, तो उस हिसाब से ये भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो 19% का इनका ओवरऑल रेवेन्यू FY23 में आया, और आप ग्रोथ देखो 25 से 19 हो गया, बट आप ग्रोथ देखो तो इसका मतलब बाकी कितने ज़्यादा ग्रो हुए होंगे, राइट। तो एम सिमिलरली 9 मंथ का अगर है तो अभी 16.6% का इनका रेवेन्यू इससे बेसिकली आया। फिर सेकंड इनका जो सेगमेंट है वो इनिशिएटिंग सिस्टम है। अब एक्सप्लोसिव तो है, अब इन्होंने क्या किया भाई, उनका डेटोनेटर्स भी बनाए, फ्यूज भी बनाए, कास्ट बूस्टर्स भी बनाए, मतलब अब फोड़ने के लिए जो बेसिकली डेटोनेशन सारा सिस्टम होता है साथ में, तो दे आर स्टार्टेड मेकिंग दोज एज वेल, उसको ये इनिशिएटिंग सिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो अब एक्सप्लोसिव को इग्नाइट करने के लिए भी, क्योंकि इट हैज़ टू बी जो ब्लास्ट होता है वो काफ़ी कंट्रोल्ड ब्लास्ट है ना, तो वो कंट्रोल ब्लास्ट करने के लिए, इसके लिए वो सारा सिस्टम जो उनका कास्ट बूस्टर्स है, डेटोनेटिंग फ्यूज हैं, डेटोनेटर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भी दे आर स्टार्टेड मेकिंग, ठीक है। तो इट्स लाइक एक्सेसरीज बेसिकली, ठीक है। तो बल्क और पैकेज एक्सप्लोसिव में साथ में एक एक्सेसरीज की तरह है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है इनकी, क्योंकि ऑब्वियसली दिस टाइप का प्रोडक्ट है, और ये काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं और काफ़ी बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। ओवरऑल रेवेन्यू इनका जो है 9 मंथ्स में ऑलमोस्ट 10% का रेवेन्यू इससे आया है, राइट। टिपिकली इसी रेंज में इनका 10 to 12% अगर हम लास्ट 4-5 साल का देखें तो 10 to 12% का रेवेन्यू इससे आता है। जबकि आप देखोगे FY22 से FY23 का जो ग्रोथ है 400 करोड़ से 543 करोड़ जो है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास, मोर देन 30% के आसपास जो है वो ग्रोथ किया है, लेकिन स्टिल आप 10% से 7.8% का तो रेवेन्यू कैगर जो है ऑलमोस्ट 22.5 का है लास्ट 5 ईयर्स में। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी है, सारे ही सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये लगेगा कि इवन तो ग्रो कर रहा है लेकिन फिर भी शेयर जो है रेवेन्यू में कम हो रहा है, तो बिकॉज सारे ही सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि तीसरे सेगमेंट में जिसमें मार्केट इज वेरी एक्साइटेड, राइट, विच इज डिफेंस सेगमेंट, राइट। तो डिफेंस अगर नाम आजकल रेलवे, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी की बात करो तो ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, तो दे आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ एनर्जी, बट ऑब्वियसली और बिजनेस है ऐसा, राइट, बिकॉज क्या कहते हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो डिफेंस में लगने ही हैं, राइट। डिफेंस में वट अकॉर्डिंग टू देम दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग वेरी लेट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी जो प्रॉपरली मेक इन इंडिया वगैरह का थॉट है वो काफ़ी लेट आया, थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स को जो उन्होंने एंट्री दिया है वो FY17-18 से ही थोड़ा स्टार्ट हुआ है, तो तभी से इनका रेवेन्यू एक्चुअली बढ़ना शुरू हुआ है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पर ट्रेंड ऑफ देयर रेवेन्यू, डिफेंस रेवेन्यू, राइट, तो 170, 120, 123 करोड़, फिर एकदम FY22 में डबल हो गया ऑलमोस्ट 249, एंड देन इन FY23 में अगेन ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू ग्रोथ है, एंड नाउ ऑल्सो 9 मंथ्स में भी 323 करोड़। तो अब इनका जो डिफेंस रेवेन्यू शेयर है वो एक 6-7% के आसपास का बेसिकली पहुँच गया। इनका जो एक्सपेक्टेशन है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनका रेवेन्यू ऑब्वियसली ग्रोथ तो बिकॉज लोअर बेस पे है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैगर दिखता है, बट दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस ऑल्सो, मतलब दे आर सेइंग कि FY27 तक, 26-27 तक 15% का रेवेन्यू इनका डिफेंस से आएगा, तो डबल कर देंगे ये रेवेन्यू शेयर अपना, ठीक है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका रेवेन्यू स्ट्रीम है, बिकॉज दे आर सेइंग कि इट इज़ नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट कंपनीज में तो हम सप्लाई कर ही रहे हैं, बट ऑल्सो लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज वी आर बेसिकली जो गवर्नमेंट को सप्लाई करती हैं उनको भी हम काफ़ी सारे प्रोपेलेंट्स बनाते हैं। ये तो क्या क्या बनाते हैं बेसिकली, तो आई शो यू सम थिंग्स। तो बेसिकली प्रोपेलेंट्स फॉर मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, एम्यूनिशन, फाइलिंग्स, पायरोज, इग्नाइटर्स, फ्यूजेज एंड असेंबली ऑफ मिसाइल्स, दिस इज ऑल दे डू, राइट। और इनमें जो इनके प्रोपेलेंट हैं वो पिनाका, आकाश ब्रह्मोस वगैरह के रॉकेट्स इंटीग्रेशन वगैरह में इनके यूज़ होते हैं, तो ये प्रोपेलेंट्स बनाते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी बड़ा मार्केट है। ओवरऑल डिफेंस एक्सप्लोसिव मार्केट जो है 15,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का एक्चुअली इंपोर्ट होता था और 7,000 करोड़ ही इंडिजियस से प्रोड्यूस होता था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस, राइट। तो अभी इन्होंने कहा है कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर को भी कर पाते हैं जो डिफेंस पार्टनरशिप के साथ है, राइट। हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं डिफेंस में, तो हम दूसरी कंट्रीज़ को भी डिफेंस के इस टाइप के प्रोडक्ट्स दे पा रहे हैं, राइट। और भारत डायनामिक्स वगैरह के साथ हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि
डिफेंस में इशू क्या है, ऑब्वियसली अप्रूवल टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, राइट। अगर आपको क्वालिफाई करना है एज अ डिफेंस कंपनी के साथ प्रोडक्ट बनाना है, राइट, टेंडरिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट है तो उसमें टाइम तो लगता ही है। लेकिन दे हैव ए ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। दे आर सेइंग कि हम काफ़ी जो गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, लाइक पिनाका, आकाश और इस तरह के जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो मिसाइल सिस्टम्स पे उस पर काफ़ी फोकस है, तो उसके हम काफ़ी सारे प्रोपेलेंट सिस्टम्स हम बनाते हैं, तो वो हमारा काफ़ी ग्रोथ उनको लगता है कि आएगा। तो एज आई सेड कि FY26 नॉट FY27 एक्चुअली, FY26 में इन्होंने बोला है कि हम 15% रेवेन्यू कर देंगे 5.7 से, जो कि FY23 में था। तो सिग्निफिकेंट बिग ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग। तो दे आर एक्सपेक्टिंग RFPs ऑफ पिनाका रॉकेट्स, राइट, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स वगैरह में भी दे आर सेइंग कि हम रिपीट ऑर्डर्स वगैरह का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा है। एंड दे आर सेइंग कि डिफेंस में इनके मार्जिन भी अच्छे हैं, तो इनके इनिशिएटिंग सिस्टम में मार्जिन अच्छे हैं और डिफेंस में मार्जिन अच्छे हैं, बट इनके बल्क एक्सप्लोजिव में मार्जिन लो है, बिकॉज एक तो कस्टमर कम है, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी, इट्स अ मोर ऑफ ए सप्लायर, मतलब वो कस्टमर मार्केट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रोडक्ट्स अगर हम देखें, राइट, कि ये क्या क्या कर रहे हैं, तो आप यू विल सी कि किस तरह के वॉर हेड्स वगैरह दे आर मेकिंग, राइट। तो ये सब कुछ फोटोज़ हैं विच आई कैन शो यू, राइट। ड्रोन्स के वेपनाइजेशन के वॉर हेड्स, राइट, एंड दे आर मेकिंग सम हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोजिव्स, TNT RDX वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसके जो टॉर्पीडोज हैं या एयर बॉम्ब्स हैं, रॉकेट्स हैं, इसमें दे और मेकिंग बढ़ के। अगर हम इनकी ऑर्डर बुक देखें तो करंटली जो इनकी ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 2200 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक जो है वो डिफेंस में है, जबकि सिर्फ 7% का रेवेन्यू आता है वहाँ से। एंड 1882 करोड़ रुपीज़ की जो ऑर्डर बुक है वो एक्सप्लोसिव से है, राइट। तो वो बाकी जो इनिशिएटिंग सिस्टम है वो तो बेसिकली एक्सप्लोसिव के साथ ही जाते हैं। तो अभी करंटली जो ऑर्डर बुक है इट इज़ बिगर इन डिफेंस देन द एक्सप्लोसिव, और आप समझ रहे हो कि डिफेंस इज सच अ स्मॉल सेगमेंट, लाइक 7% है अभी, तो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि वो 15 हो जाएगा। FY22 में ये ऑर्डर बुक सिर्फ 500 करोड़ रुपए की थी और 2500 करोड़ की थी एक्सप्लोसिव में, अभी 1800 करोड़ रुपए के एक्सप्लोसिव में है और 2200 करोड़ रुपए डिफेंस से है, राइट। तो डिफेंस इज बिकमिंग वेरी वेरी बिग, राइट, फॉर देम, और इसीलिए इनका जो वैल्यूएशन वगैरह वो सारी चीज़ों पे फोकस चल रहा है। एक्सपोर्ट्स में भी दे आर बिकमिंग वेरी बिग एक्चुअली। तो इनका कंसिस्टेंटली अगर आप ये रेवेन्यू चार्ट देखोगे ओवरऑल रेवेन्यू में, तो ये सेगमेंट अलग ही बताते हैं एक्सपोर्ट में। अब एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो मेजरली तो ऑब्वियसली सब एक्सपेक्टेशन है कि बल्क एक्सप्लोजिव्स ही मेजरली एक्सपोर्ट होता है। तो ये इंटरनेशनल रेवेन्यू भी है, इसको एक्सपोर्ट ही मत बोलो, क्योंकि इनके काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बाहर भी हैं, ठीक है ना। तो इट्स नॉट कि यहाँ से बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ये वहीं बनाते हैं, वहीं सेल करते हैं, तो वो भी चीज़ समझनी है, राइट। उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स हैं, बट इट्स बेसिकली इंटरनेशनल रेवेन्यू, राइट। तो 30% था इनका FY17 में शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स, एंड नाउ इट इज़ 42% एंड इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। तो यू कैन सी 1400 करोड़ रुपए इन FY22 में कमाए और 2800 करोड़ ऑलमोस्ट, तो डबल किया इन्होंने रेवेन्यू अपना, राइट, इन एक्सपोर्ट्स इन FY23। तो इट हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस स्टोरी फॉर देम कि एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन डन वेरी वेल फॉर देम, राइट। इन्होंने 6 अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स किया। अच्छा, यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं मोस्टली जाके वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में। रीज़न क्या है, बिकॉज इट्स एक्सप्लोसिव, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। तो मतलब जो ग्लोबल हैजार्डस मटेरियल है, राइट, तो इसमें जो है कार्गो पे मेल, मतलब कार्गो से या मर्चेंट शिप से नहीं जाता है ये सामान, ये आपको नेवी वेसल से ही शिप करना पड़ता है, राइट। और बिकॉज ऑफ दैट हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहती है, बल्कि आइटम है तो उसके हिसाब से भी कॉस्ट ज़्यादा रहती है, राइट। और काफ़ी सारे कंट्रीज़ की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई लोकलाइज ही करो मैन्युफैक्चरिंग, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं इन्होंने, जाम्बिया में, नाइजीरिया में, टर्की में, साउथ अफ्रीका, घाना, तंजानिया। तो यहाँ पर दे आर सेटिंग अप, दे हैव ऑलरेडी सेटअप प्लांट्स, सो दे आर सेटिंग अप प्लांट्स, राइट। तो इस तरह से दे हैव ए मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस 10 कंट्रीज़ में का प्लान है इनका कि हम 10 कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस करेंगे। अभी इनकी 6 कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है, ठीक है। तो दे आर मैन्युफैक्चरिंग देयर एंड दे आर बेसिकली डिलीवरिंग देयर। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग उस तरह से भी थॉट प्रोसेस है, और काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि टर्की में दे आर अ वेरी बिग प्लेयर ऑलरेडी, आई थिंक दे आर द हाईएस्ट मार्केट शेयर इनका टर्की में, ठीक है। साउथ अफ्रीका इज़ अ बिग मार्केट इन माइनिंग एंड घाना एंड ऑल, तंजानिया, अफ्रीका में काफ़ी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ माइनिंग बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर दे आर सेइंग कि दे कैन डू वेरी वेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली दे आर डूइंग। तो एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी बिग सेगमेंट फॉर देम, ठीक है। तो उनका मार्केट शेयर जैसे 40% मार्केट शेयर है इनका नाइजीरिया में बल्क एक्सप्लोजिव में, 22-23% है टर्की में, 8 से 10% दूसरे कंट्रीज़ में है, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा इनका ड्राइवर रहा है, ठीक है। हम डिफेंस की बात करते हैं, बट एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा ड्राइवर इनका रहा है।
ठीक है। तो इन दिस ओवरऑल थॉट प्रोसेस, और ये बात हो रही है कि साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, जो काफ़ी बड़ी मार्केट है, इंडिया से भी बड़ी मार्केट है एक्चुअली ये, तो यहाँ पर ये एंटर करेंगे तो दे कैन बिकम क्वाइट बिग देयर। ठीक है। तो इनका अगर आप देखोगे रेवेन्यू ट्रेंड, देन यू विल सी सरप्राइजिंग नंबर, राइट। नाइजीरिया में इनके FY22 में 325 करोड़ का रेवेन्यू आया था, अब 879 आया है FY23 में। ठीक है। तो यू कैन सी कि अमेजिंग ग्रोथ, राइट। इन टर्की 417 से 888 करोड़, अगेन डबल्ड इन FY23। तो लॉट ऑफ कंट्रीज हैव गिवन हिम, मतलब इसीलिए उनका एक्सपोर्ट बिजनेस और उनका इंटरनेशनल बिजनेस हैज डन सो वेल फॉर दैम। ठीक है। और 40% का उनका वहाँ से रेवेन्यू आता है। ठीक है। तो अभी ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोड्स क्या है, राइट। तो एक तो इनकी कॉस्ट लीडरशिप है, एक तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। मार्केट शेयर है इनका ओवरऑल, राइट। अगर हम कोल इंडिया में देखें तो इनका ऑलमोस्ट 22-23% का मार्केट शेयर है। ठीक है। इंडिया में भी इंक्रीज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में की हुई हैं, राइट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका बिकॉज ऑफ दैट, राइट। और तो वो सारी चीज़ें हैं, और एक बिकॉज ऑफ एज आई सेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस की वजह से, उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से दे हैव दैट एडवांटेज, एंड इनका मार्जिन्स वगैरह अगर हम देखेंगे तो दे हैव ए मच बेटर मार्जिन देन द कॉम्पिटिशन। ठीक है। तो वो इनके एडवांटेजेस हैं। दूसरा ये है कि भाई ये ऐसा मटेरियल है कि इसको आसान नहीं है एक तो एंट्री करना। ठीक है। तो बिग एंट्री बैरियर्स हैं। तो एक डिपार्टमेंट में देखा था कि अप्रूवल इनको बनाने के लिए 7 डिपार्टमेंट से अप्रूवल लगता है, राइट। होम मिनिस्ट्री से लगता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लगता है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव से लगता है। ठीक है। तो इनको 7 अलग अलग एक्सप्रूवल्स लगते हैं जब जाके आप एक एक्सप्लोजिव कंपनी सेटअप कर सकते हो या एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हो। ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए हमें 4 से 5 साल का अप्रूवल प्रोसेस है, अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है। तो अब आप सोचो कि कितना ज़बरदस्त एंट्री बैरियर है। तो एक कंपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर में है, इट्स नॉट ईजी फॉर अदर्स टू बेसिकली एंटर इनटू इट। ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट वो है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनका टेंडर प्रोसेस वगैरह में जैसे कोल इंडिया का है, तो जो भी क्राइटेरियाज वगैरह हैं इनके सेट होते हैं उसकी वजह से, तो दे आर बेसिकली बिडिंग प्राइस के हिसाब से भी, क्वालिटी के हिसाब से भी दे आर एबल टू मैनेज थिंग्स। ठीक है। और फिर इनके क्या कहते हैं, दूसरा अच्छी बात यह है कि इनका प्राइस वेरिएशन क्लॉज है मोस्टली जगह पे। तो जो अमोनियम नाइट्रेट पे इनकी प्रॉब्लम है कि भाई अमोनियम नाइट्रेट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मोस्टली सभी जगह पे इनका मार्जिन सेफ गार्ड है। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर इनके बल्क एक्सप्लोजिव में 6 to 8 वीक्स में, मतलब 1.5 से 2 महीने में दे पास ऑन द कॉस्ट। तो अगर बढ़ गया अभी तो 1.5 से 2 महीने में वो आपको कॉस्ट में दिख जाएगा। तो 1.5-2 महीने का बेसिकली कॉस्ट का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से बेसिकली दे आर मोस्टली सेफ गार्डिंग देयर मार्जिन्स कि भाई हमारा कॉस्ट बढ़ा तो हम दे दिया, कम हुआ तो कम, जब भी आपको बेनिफिट दे दिया। तो इस तरह से काम करते हैं। तो इसलिए आपको मार्जिन का टेंशन नहीं है या रॉ मटेरियल का टेंशन नहीं है, रॉ मटेरियल बढ़ गया तो क्या होगा, वो रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है इनके साथ। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली हैं, और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री का ग्रोथ तो है ही, राइट। तो रॉ मटेरियल तो है, जैसे मैंने बोला अमोनियम नाइट्राइट इनका बड़ा रॉ मटेरियल है, राइट। और वो मोस्टली डोमेस्टिक से ही करते हैं, एंड तो लार्ज क्वांटिटी में ये सेल्फ यूज है। और सिर्फ अमोनियम नाइट्राइट पे ही मेजरली दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर कंपनीज। ठीक है। बाकी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है। तो इनको अमोनियम नाइट्राइट के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे सोडियम नाइट्राइट, कैल्शियम नाइट्राइट, जिंक नाइट्राइट, राइट, लेड एजाइड एमल्शंस, काफ़ी सारे और भी इनको छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं, उनके काफ़ी सारे इन्होंने कैपेसिटी इन हाउस बनाई हुई है उनकी। ठीक है। तो बेसिक मटेरियल लेते हैं ये कि जैसे सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, तो बेसिक मटेरियल जो अपने एलिमेंट्स हैं वो बाहर से लेते हैं, उससे ये सारे चीज़ें बनाते हैं। सिर्फ अमोनियम नाइट्राइट ही ऐसा है जो ऑब्वियसली 65 to 70% है कॉस्ट है, वो ये बाहर से लेते हैं बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन इंडिया ओनली। तो इसलिए ज़्यादा वो चक करते नहीं है उसमें। तो अब इसकी वजह से इनकी जो एबिटा मार्जिन है, एज आई सेड, एक क्लियर इकोनॉमीज ऑफ स्केल दिखेगा आपको, राइट। हम जो बाकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, एक प्रीमियर एक्सप्लोजिव है, कैलटेक है, मच स्मॉलर ऑफ कोर्स, बट उनके आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो इनके 19-20% के एबिटा मार्जिन हैं। दे आर एट लाइक प्रीमियर एक्सप्लोजिव इज एट 11-13% एंड द कैलटेक तो 5-7% के। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको यहाँ क्लियरली दिखेगा। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि रेवेन्यू जो है ना वो थोड़ा सा अब क्या होगा कि प्राइस अगर बढ़ता है रॉ मटेरियल का, तो रेवेन्यू आप उसको प्राइस बढ़ा देते हो कस्टमर के लिए भी अपना प्रोडक्ट का, तो रेवेन्यू बढ़ जाता है बिना कुछ किए, जबकि मार्जिन सेम ही है आपका मोर और लेस, राइट। लेकिन अगर मान लो 1 रुपये केजी से एग्जाम्पल है, 1 रुपये केजी कोई चीज़ मिल रही है, अब वो 1.5 रुपीज़ केजी मिल रही है, तो आपने उस हिसाब से ही अपना प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा दिया, क्योंकि वो आपका क्लॉज है कि ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो अब जो चीज़ आप बेच रहे हैं तो उसकी वजह से आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन मे बी प्रॉफिट्स विल नॉट चेंज मच। तो इनका रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोजिव के रेट्स, मतलब अमोनियम नाइट्राइट्स के रेट्स के साथ चेंज होता है। ठीक है। अमोनियम नाइट्राइट का रेट बढ़ता है तो इनका जो है इनका रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। तो इसलिए रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करने का कुछ ज़्यादा मतलब सेंस नहीं है।
मोर और लेस वॉल्यूम पे फोकस करना चाहिए हमको कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है और प्रॉफिट्स पे फोकस करना चाहिए अगर हम इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो फ्रैंकली। ठीक है, तो ये चीज़ एक टिपिकली देखिए, इसलिए हम लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू एक्चुअली नेगेटिव है या बहुत कम है, मतलब 9 मंथ्स में स्पेशली -11% का रेवेन्यू है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का प्राइस जो है वो बहुत कम हुआ। तो जबकि वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 15-20% से बढ़ा है इनका, तो FY24 में भी वॉल्यूम बढ़ा है, बट द प्रॉब्लम इज कि रेवेन्यू नहीं बढ़ा बिकॉज द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल हैज़ कम डाउन। तो उनके जो आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका भी प्राइस कम हो गया इनका, तो वो चीज़ें भी समझनी है हमें, राइट। तो इसलिए जब आप इसको एनालाइज करो तो वॉल्यूम ग्रोथ देखो और प्रॉफिट ग्रोथ देखो, ठीक है। डोंट लुक एट द रेवेन्यू, मतलब वो ज़्यादा सेंस नहीं है, आपको शायद राइट पिक्चर नहीं दिखेगी, ठीक है। तो अब ऑफकोर्स एक एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट मार्केट है, ऑलमोस्ट 10% इंडिया से ही मतलब इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री का पार्ट है, राइट। और काफ़ी अच्छा मतलब 7% का कैगर ग्रोथ है ओवरऑल इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेड है ग्लोबल जो एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री का। आई एम श्योर इंडिया का और भी अच्छा रहेगा, बट अगेन देयर इज नो एज सच नंबर्स वी हैव, राइट। इंडिया जो है इट्स अ वेरी मतलब अभी 5% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर है एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में, राइट। और US इज अराउंड 25%, तो US चाइना इज 16%, तो ऑब्वियसली वी हैव ए लॉट ऑफ स्कोप टू इंक्रीज। और जैसे जैसे मेक इन इंडिया बढ़ रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बढ़ रहा है, तो एक एक्सपेक्टेड है कि दिस इंडस्ट्री विल डू वेरी वेल, ठीक है। सीमेंट सेक्टर में भी ये काम आता है, रियल एस्टेट में भी काम आता है, इंफ्रा में भी, जैसे ब्रिज वगैरह रोड वगैरह बनाने में भी काम आता है। तो एक बहुत ही अच्छा अगर हम देखेंगे ना उस थॉट से, इवन तो एक केमिकल कंपनी मानी जाती है एक तरह से, लेकिन अगर आप ये देखोगे तो दे आर एक्सीलेंट। अगर आप एक इंफ्रा कंपनी देख रहे हो, इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस देख रहे हो, या डिफेंस और इंफ्रा का एक प्ले देख रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए एक ऑप्शन है उस तरह से, राइट। क्योंकि इनका बेसिकली रेवेन्यू वहीं से आता है कि इंफ्रा में, माइनिंग में या फिर डिफेंस से, ठीक है। ऑफकोर्स एक्सपोर्ट में भी उस थॉट प्रोसेस से ही इनका रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो डिफेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग वेरी फास्ट एंड वी नो कि दिस इज गवर्नमेंट हैज़ लॉट ऑफ पुश, राइट। तो मैं ज़्यादा नंबर्स में नहीं जा रहा हूँ, आई थिंक इट इज़ एवरीवन नोज कि प्राइवेट सेक्टर का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 20% का कैगर एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बेसिकली एक्सपेक्टेड है। एज आई सेड, आई डोंट वांट टू गो बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट इट, तो ये बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस इट मच। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम रेवेन्यू देखें तो एज आई सेड रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, Q2 FY24 में भी, Q3 FY24 में भी नेगेटिव रहा, ठीक है। बट अगेन बिकॉज ऑफ द फॉलिंग प्राइस ऑफ एक्सप्लोजिव्स, राइट, तो वो चीज़ हमें समझना है, ठीक है। एक्सप्लोजिव की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हो रहा है, जबकि वॉल्यूम इज डूइंग वेल, ठीक है। एबिटा हैज़ बीन डूइंग वेल, एबिटा मार्जिन अभी भी 25% के आसपास है, राइट, और डिसेंट ग्रोथ है उसमें। Q-on-Q भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ है, जबकि रेवेन्यू पर आप Q-on-Q देखेंगे तो एक 1682 से Q2 में देखेंगे तो 1347 हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 323 से 335 हुआ, तो समझ रहे हैं ना कि एबिटा बढ़ा लेकिन वो कम हुआ, तो बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। तो ये सिंपल चीज़ें हमें समझनी है, राइट। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें, राइट, एक्सप्लोसिव ऑफ कोर्स इज स्टिल द बिगेस्ट सेगमेंट। तो अगर Q3 में देखें 692 करोड़ वहाँ से आया था, 137 इससे आया और 62 करोड़ ही अभी डिफेंस से आया। तो डिफेंस का Q3 में सिर्फ 4% का ही रेवेन्यू। ऑब्वियसली डिफेंस में आई एम श्योर थोड़ा सा साइक्लिसिटी होगी, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में काफ़ी सारी एक साथ डील आती होंगी, तो एक साथ रेवेन्यू रिकोगनाइज होता होगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने का चीज़ नहीं है, मोर ऑन ईयर ही हमें उसको चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू को देखा, तो रेवेन्यू यू कैन सी कि ओवरऑल हैज़ बीन डन वेरी वेल, राइट, कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, राइट। FY21 2,500 करोड़, फिर 3948 करोड़ FY22 में, 6923 करोड़, और अभी भी 4458 करोड़, और फिर रेवेन्यू -11 दिखा रहा है, बट मेजरली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द प्राइस। एबिटा जहाँ तक आप देखेंगे तो इट हैज़ डन वेल, राइट। तो एबिटा मार्जिन्स भी इनके जो है ओवरऑल मेंटेन्ड ही रहे हैं, 19 to 20% के आसपास के मार्जिन्स हैं। गाइडेंस जो है वो 22% की है FY24 की, तो 22.7% पे चल रहे हैं 9 मंथ्स में, एंड दे आर सेइंग कि दे विल रिमेन 22% प्लस। डिफेंस हैज़ अ बेटर मार्जिन्स, तो दे आर सेइंग कि डिफेंस में जितना बिजनेस हमारा बढ़ता रहेगा हमारे मार्जिन्स और इंप्रूव हो जाएंगे। बल्क एक्सप्लोजिव हैज़ अ लीस्ट मार्जिन्स फॉर दैट, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज़। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो अराउंड 11-12% का रहा है, 9 months में it has become 14%. Capex they have been doing consistently, ठीक है। They have acquired also Rajasthan Explosive करके, they have acquired a company, right. They are setting up lot of अलग-अलग factories, more factories. They are setting up western part of India में, they are setting up. They have also identified land in southern part of India, तो वहाँ पर भी they are planning to set up. तो FY23 में 473 करोड़ का इन्होंने केपेक्स किया, विच वॉज almost 7% ऑफ देयर सेल्स। और अभी जो है FY24 में दे आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑलमोस्ट 700 to 750 करोड़ रुपीज़ का केपेक्स,
ठीक है, विच विल बी अगेन आई थिंक अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% प्लस का, अगर ये रहा तो 10% प्लस का जो है केपेक्स उनका परसेंटेज ऑफ सेल्स में रहेगा। तो वेरी स्ट्रांगली दे आर डूइंग केपेक्स। ठीक है, तो काफ़ी ग्रोथ उस थॉट प्रोसेस से एक आगे भी एक्सपेक्टेड है, राइट। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू वाइज देखें, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट हैज़ बीन अराउंड कंसिस्टेंटली भी, मतलब FY18 में भी 38% था, 35, 42, तो मतलब एक 35+% इनका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली एक्सपोर्ट से आ गया है। तो काफ़ी स्ट्रांगली एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है हमें। ठीक है, अभी भी 9 मंथ्स का डेटा देखेंगे तो 42% का एक्सपोर्ट रेवेन्यू ही है इनका, राइट। ओवरऑल रेवेन्यू अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली पूरा एक ट्रेंड है जो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझाता है कि 688 9 मंथ्स में 688 करोड़ इन्होंने कोल इंडिया से कमाया, बल्क एक्सप्लोजिव में 742 करोड़ बल्क एक्सप्लोजिव में नॉन कोल इंडिया से कमाया। हाउसिंग एंड इंफ्रा सेगमेंट से, मतलब बेसिकली मोटर इनिशिएटिंग सिस्टम्स और हाउसिंग एंड इंफ्रा वगैरह से इन्होंने 800 करोड़ रुपये कमाया। ठीक है, या पैकेज एक्सप्लोजिव से 1869 करोड़ इन्होंने एक्सपोर्ट से कमाए हैं, 323 करोड़ रुपीस डिफेंस से एंड 34 करोड़ रुपीस अदर्स। तो दिस इज हाउ देयर सेगमेंट्स हैज बीन डिवाइडेड। ठीक है, और ये चीज़ परसेंटेज में दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किसका परसेंटेज बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो किसका एक परसेंटेज बढ़ रहा है, तो क्लियरली नॉन CIL का परसेंटेज बढ़ रहा है एंड CIL का कम हो रहा है, ये तो क्लियर है। अगर हम देखेंगे तो एक्सपोर्ट का भी परसेंटेज कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है एंड डिफेंस का भी परसेंटेज कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो दिस इज हाउ, और क्या कम हो रहा है, तो हाउसिंग एंड इंफ्रा बेसिकली कम हो रहा है। तो पैकेज एक्सप्लोजिव, जबकि वो भी ग्रो कर रहा है, एज आई सेड एवरीवन इज ग्रोइंग, बट कोई ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये कम ग्रो कर रहे हैं, वो वाली बात है। ROC बहुत ही ज़बरदस्त है ऑफकोर्स, जिस तरह से इनका एक्सपेक्ट टू 35.9% का ROE है, 36% का ROC है, तो एक्सलेंट। डेट जो है वो है 0.45% का ही डेट है, डिस्पाइट केपेक्स कंपनी सेट क्राइटेरिया कि 0.5x से ज़्यादा डेट कभी भी लेंगे नहीं ऑन इक्विटी। डेट टू इक्विटी इन्होंने कहा है कि 0.5 से ज़्यादा कभी नहीं करेंगे, जबकि हम इतना केपेक्स कर रहे हैं, 10% का सेल केपेक्स कर देते हैं फिर भी। तो दैट इज़ वेरी गुड एंड इंटरेस्ट कवरेज रेडियो इज़ वेरी कंफर्ट देता है हमें। रिसीवेबल डेज कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं, इन्वेंट्री डेज जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ डिफेंस वगैरह में जाएंगे तो इन्वेंट्री डेज आई एम श्योर थोड़े बढ़ेंगे। ठीक है, पेएबल डेज भी कम हुए हैं लास्ट, अगर हम 3 साल में देखेंगे, राइट। कैश कन्वर्जन साइकिल इज ऑल्सो राइट। तो ओवरऑल दिस थिंग्स हैव बीन प्रेटी गुड, राइट। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जो है 2x है, तो इंडस्ट्री नॉर्म्स के आसपास है वो भी, तो उसमें भी हमें कुछ इशू नहीं है। ठीक है, नेट केपेक्स वगैरह की बात हमने कर ही ली है, तो इसमें ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा। पीयर कंपैरिजन जो है, मैंने बोला कि जैसे बाकी 2 छोटी कंपनीज हैं एक्सप्लोजिव, जो प्योरली एक्सप्लोजिव में है, दे आर मच स्मॉलर, राइट। एंड तो दैट्स वाई, मतलब हम बेसिकली मार्जिन पे ही फोकस करते हैं। तो 19% इनके मार्जिन, उसका 13 है, इसका 5% मार्जिन है। तो अगेन एज आई सेड कि क्लियर केस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। तो वी कैन सी दैट हेयर। ठीक है, एक्सपोर्ट से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, 42% एक्सपोर्ट से आता है, बाकी दे आर नॉट देयर। बाकी जब प्रीमियर एक्सप्लोजिव है, दे हैव अ गुड डिफेंस, मतलब 65% उनका रेवेन्यू डिफेंस से आता है, बट जबकि इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी ऑफ कोर्स। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा निर्मल मांग से मिला था कि भाई प्रोडक्ट रेंज काफ़ी वाइड है इनकी, प्रोडक्ट रेंज, राइट। मोर देन 17 प्लांट्स हैं जो 65 किलोमीटर है क्लाइंट लोकेशन से। तो बेसिकली क्या है ना, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि तो हजार्डस है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रक में भर दो और ले जाओ, राइट। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनको चेक करनी पड़ती होंगी। तो क्लाइंट्स ऑल्सो वांट कि भाई आसपास ही हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। तो दे ट्राई टू सेटअप, इसलिए उन्होंने एक वेस्ट में कर रहे हैं। इनका काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो मतलब कोल इंडिया के प्लांट्स के आसपास है, माइनिंग के आसपास है। बट अभी क्या कर रहे हैं कि वेस्ट में भी करेंगे, हम साउथ में भी करेंगे। तो जहाँ पर भी इनके कस्टमर्स हैं, जो भी इंफ्रा कस्टमर्स हैं या जिस तरह के कस्टमर्स हैं, तो वहाँ पर दे आर प्लानिंग टू सेटअप थिंग्स। तो 17 प्लांट इनके जो है 60 किलोमीटर है क्लाइंट लोकेशन से। पैन इंडिया प्रेजेंस है, फुली इंटीग्रेटेड है, रॉ मटेरियल से ट्रांसपोर्ट सब कुछ है, राइट। इन्वेस्टमेंट इंटेंशन और कैपेबिलिटी बहुत हाई है। डिफेंस सेक्टर और ओवरसीज में एक्सपेंशन हुआ है। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऑल बिजनेस वर्टिकल। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। गवर्नेंस की बात करें तो सत्यनारायण नूवल जी जो हैं वो चेयरमैन हैं, राइट। मैनेजिंग डायरेक्टर इनके बेटे हैं मनीष सत्यनारायण नूवल, वो उनके बेटे जो हैं, ही इज़ अ CEO करंटली, राइट। देयर हैज़ बीन अ डिस्प्यूट, तो ये एक थोड़ा सा गवर्नेंस का येलो रेड फ्लैग आई वुड से, कि जो 2 भाई हैं, तो वन इज़ सत्यनारायण नूवल जो चेयरमैन है, उनका 43.88% स्टेक है, एंड देन देयर इज़ वन मोर कैलाश नूवल हु हैज़ 29.2% स्टेक। तो टोटल कंपनी में अगर फैमिली है तो 73% स्टेक होल्ड करती है कंपनी। तो बेसिकली वेरी कंप्लीट ड्रिवन, 75% का मैक्स है, 73% ही होल्ड करते हैं। तो बट देयर हैव बीन डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा, एटलीस्ट लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई कि डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। बहुत सारे रेजोल्यूशंस, जो स्पेशल रेजोल्यूशंस होते हैं जिसमें 75% शेयर होल्डर्स हैव टू एग्री, वो रेजोल्यूशंस पास नहीं हुए, बिकॉज
सत्यनारायण नूवल जी जो हैं वो लेके आते थे, बट कैलाश नूवल जी बिकॉज ही हैज 29.2% स्टेक, ही यूज्ड टू रिजेक्ट देम। बट जो भी नॉर्मल रेजोल्यूशंस थे वो पास हो जाते थे बिकॉज वो 50% चाहिए होता था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं फैमिली में, एंड टिपिकली आई थिंक दिस इज, ये सब फैमिली में चलती है, बट अगेन दिस इज डेफिनेटली रेड फ्लैग, ये वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत स्ट्रॉग है, 73.2% की प्रोमोटर होल्डिंग है, ठीक है। बाकी 15% का DIS होल्डिंग है, 6% का ऑलमोस्ट FIS होल्डिंग है। तो आप अगर देखोगे तो कंपनी जो मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास तो हार्डली कुछ है, ठीक है। तो आप अगर इस हिसाब से देखोगे तो 16 प्लस 73, राइट, तो ऑलमोस्ट 90% कंपनी जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है या प्रमोटर के पास है। तो इस तरह से आप 10% ही बेसिकली पब्लिक के पास है, राइट। तो रिस्क क्या क्या है, तो एक तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा रिस्क है, राइट, कि CIL से अभी भी 15-16% आता है, वो डिपेंड एक्सपेक्टेड भी है बिकॉज दिस इज हाउ द बिजनेस इज, राइट। डिफेंस कंपनी में भी उनका आई एम श्योर कुछ ही कंपनी, भारत डायनामिक्स वगैरह कुछ ही कंपनी से ज़्यादा रेवेन्यू आता होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। दूसरा, अमोनियम नाइट्रेट के प्राइस पे वोलेटिलिटी है, उसकी वजह से रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होता है, तो वो ज़्यादा बढ़ गया कम हो गया तो उसका इम्पैक्ट तो थोड़ा सा रहता ही है, राइट। और तीसरा जो थोड़ा रेवेन्यू जो हमें रिस्क लगा वो ये था कि मतलब इनका भी रिसेंटली भी देयर वाज अ मिशैप इन देयर कंपनी, आई थिंक नागपुर में कोई कंपनी थी, फ्यू पीपल डाइड देयर, ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे, तो सेफ्टी वगैरह का वो एक इशू लगता है कि यार इस तरह की इश्यूज अगर होंगे, थोड़े अगर ज़्यादा हो गए तो काफ़ी नेगेटिव एक चीज़ होती है, और रेगुलेशंस भी और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और फिर चीज़ें मतलब नेगेटिव साइड पे भी जा सकती हैं। तो वो एक चीज़ हमें, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी मतलब जो प्रोडक्ट है वो हमें समझना है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट प्रोडक्ट, राइट। तो एक्सप्लोजिव्स हैं अल्टीमेटली, तो वो सारी चीज़ें भी एक रिस्क लगता है कि भाई इस तरह के कोई मिशैप्स ना हो। एक हुआ है शायद अभी अक्टूबर-नवंबर में, व्हाट्स आई रिमेंबर। तो इस तरह के रिस्क वो एक हमें हमेशा समझने चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि इस तरह के रिस्क होंगे कि कहीं पर कुछ फायर हो गई या कुछ हो गया तो दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ, मतलब एक डिज़ास्टर टाइप हो सकता है कंपनी के लिए। तो वो चीज़ हमें रिस्क जो है वो समझ के चलने ही है, राइट। बाकी इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी चीज़ है कि इंटरनेशनल रिस्क फिर क्रिएट हो जाते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या है, कैसा सोचती है, इंडियन कंपनीज़ को कैसा देखती है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें मतलब थॉट प्रोसेस में रखनी ही है, राइट, कि ये चीज़ें भी दिमाग में हो सकती हैं कि अच्छा खासा रेवेन्यू अब जैसे कंट्री लाइक टर्की से आ रहा है या फिर नाइजीरिया से आ रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट चेंज होती है, या फिर कोई एक थॉट प्रोसेस आता है कि नहीं यार यहाँ से नहीं लेना, वहीं से लेना है, यहाँ हम अपना सेटअप कर रहे हैं, मेक इन इंडिया जैसे थॉट प्रोसेस है, वहाँ पर भी कोई थॉट प्रोसेस आया। तो इस तरह की चीज़ें, या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनका कोई चीज़ रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहा, तो वो सारी चीज़ों में भी दे विल ऑलवेज हैव दोस रिस्क एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंपनी हैज़ गिवन एक्सेलेंट ग्रोथ, राइट। 1 ईयर रिटर्न जो है 82% का है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 ईयर 72% कैगर है, 5 ईयर रिटर्न 48% कैगर है। तो एक्सेलेंट कंपनी का ग्रोथ रहा है, राइट। पी रेशियो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ग्रोथ दे हैव गिवन, तो एक प्रीमियम 76 का पी चल रहा है इनका, राइट। 62,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट एक लार्ज कैप कंपनी बनने वाली है, राइट। और मीडियन पी जो है वो भी एक हाई पे ही है, लाइक 55 है ऑलमोस्ट 3 ईयर का, 5 ईयर का भी 48 के आसपास का पी है। तो कंपनी हैज़ डन वेल बिकॉज एक तो मिड कैप स्मॉल कैप रैली भी हुई, दे हैव डन वेरी वेल, एज अ ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त दिया है, अच्छे इंडस्ट्री में है, डिफेंस का नाम है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एक नॉर्मल सिनारियो की कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, तो वो चीज़ें सब समझ गए आप, राइट। एंट्री बैरियर्स की बात करें अगर हम, एक वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज प्रोडक्ट है तो कोई इजीली अंदर नहीं आ सकता, स्ट्रॉन्ग मार्केट ग्रोथ है, राइट, गुड क्वालिटी कंपनी है, मैनेजमेंट का अच्छा खासा लोकेशन है। जो नेगेटिव्स हैं उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, पॉजिटिव तो हो गए कि एक तो झगड़ा हो रहा है भाइयों के बीच में, तो वो एक नेगेटिव है। सेकंड, एज आई सेड कि रिस्की प्रोडक्ट है, वेरी रिस्की टू मैनेज प्रोडक्ट है, तो दे हैव डन वेरी वेल। आई थिंक इट्स अ वेरी, मतलब वो एक छोटा रिस्क है बट स्टिल एनी मिशैप कैन प्ले अराउंड थिंग्स फॉर अस, राइट। तो ये सारी चीज़ें, बाकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो वो सारी चीज़ों पे हमें वो पे भी चीज़ें फोकस करना चाहिए कि वो बढ़ेगा, बट अगेन देन वी गो टू द इंटरनेशनल रिस्क एसोसिएशन पे हमें जाना पड़ेगा, और वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब कोई साबुन बेच रहे हैं, राइट। तो इट इज़ अ एक्सप्लोसिव, अल्टीमेटली दे आर सेलिंग, तो वो चीज़ें भी हमें समझनी है। तो दीज आर द थिंग्स डेफिनेटली, एज आई सेड, आई जस्ट वांट टू अगेन टेल यू कि इट्स पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियोज एज वेल, राइट। तो हम काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं, वी विल कीप ऑन क्लोजली वॉचिंग इट, ठीक है। कंपनी हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स टू अस एंड होपफुली वी विल कीप ऑन वॉचिंग इट, ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। एंड होपफुली थिंग्स शुड बी ओके, राइट। रिस्क तो रहता ही है किसी भी स्टॉक में, बट दीज आर द थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड एज अ, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो। लेट मी नो अगर आपको कोई चीज़ मिस हो गई है मेरे से, या कोई चीज़ आपको और इन्फॉर्मेशन है, या कुछ यू वांट टू शेयर समथिंग विद मी,
तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर यू कैन सेंड एन email also at contact@investindia.in. दैट इज़ ऑल. हैव अ ग्रेट टाइम एंड दोस्तों, जय हिंद.